आज क्यों हमें भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें थोड़ा सा इंक्लूड इधर कर लीजिए, थोड़ा सा हमें इंक्लूड कर लीजिए। अरे हम बहुजन हैं, हमारा हक पहले पड़ता है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो शुक्र मनाइए, हमने बदले को नहीं चुना, हमने बराबरी को चुना है। हम बराबरी मांग रहे हैं, हम बदला नहीं ले रहे हैं। जो 3000 साल की गुलामी सही है और सैकड़ों साल की। हम तुलसीदास को नहीं मानते, हम कबीर को मानते हैं। हम नहीं मानते कि शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के हैं अधिकारी। क्यों है ऐसी बातें? कौन सोचता है? हमें गर्व है कि हम और हम हैं, हम गर्व से ये बात कहें क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। ये डरपोक लोग हैं, ये डरते हैं, ये जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। जातिगत जनगणना में इन्होंने ओबीसी को शामिल भी नहीं किया है। जो फर्स्ट फेज की जनगणना आई है उसके अंदर ओबीसी का सवाल ही गायब कर दिया। हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, जो हाल ही में, मैं यहाँ पर फिर से कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करी, लेकिन हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय का झंडा लेकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे भी कहा है कि मेरे पिताजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने बहुत समय बिताया है उनके साथ, बहुत कुछ जानने की कोशिश की, बहुत ही उनके अंदर एक सीखने की लालसा है। और यही कारण है कि आज मैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन जी, अजय कुमार लल्लू जी जैसे लोग इस पार्टी में हैं, बंधे हुए हैं, पर है और अपना संघर्ष कर रहे हैं और लड़ते रहेंगे क्योंकि हमारे नेता हमारे साथ है और इसकी मुझे कोई शर्म नहीं आती कहना। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात उठाई, उससे पहले मैं थोड़ा जाऊंगी। मैंने बहुत करीब से 3 चीजें देखी हैं, अपने घर में देखी है। हो सकता है वो संघर्ष मैंने ना देखा हो, लेकिन जब हमारे घर में रात को खाना खाने के समय हम बैठते थे तो वो संघर्ष के किस्से और हमारे आसपास जो हमारे घर के खुले द्वार में लोग आते थे परेशान होकर, भेदभाव झेलकर, उनको हमने बहुत करीब से देखा है। जो व्यक्तिगत रूप से लगातार मेरे पिताजी के पास आते थे वो ये बात समझते होंगे, उनके द्वार हमेशा खुले रहते थे। तो हमारे घर में ये सब चर्चा होती थी, आपकी चर्चा होती थी, हमारी चर्चा होती थी। मेरे पिताजी के पांव इतने थे, वो लाठियां खा कर संसद तक पहुंचे थे, या वीपी हाउस से पैदल जाते थे पार्लियामेंट हाउस, जब पहली बार सांसद बने थे। तो वो संघर्ष उन्होंने देखा है। तो और ऐसा उन्होंने, अगर हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया, ऐसी प्रिविलेज उन्होंने हमें दी, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा और ये सिखाया कि जिसके साथ बीत रही है उसके साथ हमेशा खड़े रहो, वो अपने हैं। इसीलिए मैंने बोला आज मेरे खून ने मुझे यहां लाकर खड़ा किया है। यहां पर तमाम लोग अपने आंकड़े रखने का काम कर रहे थे। मैं ये जानती हूं कि भेदभाव होता है और यूजीसी क्यों जरूरी है, क्योंकि हर कदम पर भेदभाव है। आप एडमिशन के लिए जब एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसमें आपको फेल कर दिया जाता है, आपको क्लियर नहीं किया जाता है। अगर भूले भटके अगर थोड़ा बहुत सीट भरने के लिए पिछड़े और दलित समाज के लोग पहुंच भी जाते हैं एम्स में, नीट में, तो उन लोगों को हटा दिया जाता है। मुंगेकर कमेटी की रिपोर्ट तो आपने देखी होगी कि एम्स में किस तरीके से फिजियोलॉजी के पेपर में टैगिंग कर विशेष समुदाय के लोगों को फेल किया गया था। उस कमेटी ने साफ बताया है इस बात को। क्यों एम्स में 4थे या 5वें माले पर SC ST OBC के बच्चों को कमरा दिया जाता है हॉस्टल में? क्यों हम लोगों को प्रिविलेज नहीं है कि हम घुसते ही अपने कमरे में जाएं और अपने आराम से रहें? 3-4 माले क्यों हम चढ़े? तो साथियों, ये सोची समझी साजिश होती है, इसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे नेता भी हमको कहते हैं और मैं देखती हुई अभी आई हूं, मेरे पिताजी के लगातार संघर्ष रहा है। अनिल जैन जी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने साझी विरासत बचाओ, यहाँ पे रत्नाकर जी भी बैठे थे, इन सब लोगों ने मिलकर एक साझी विरासत बचाने की जो मुहिम चलाई थी देश भर में। अब वो समय आ गया है कि अब आप युवा शक्ति भी उसको, और मयंक कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आगे लेकर चलने का काम कीजिए, क्योंकि ये आपकी विरासत है और ये बचाने का समय आ गया है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आज आप लोगों के साथ भेदभाव वो सुनने वाला कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, आपकी फैकल्टी नहीं है। JNU की वाइस चांसलर कहती है कि दलित और ब्लैक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे हमसे अच्छे तो वो गोरे हैं अमेरिका में, उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा कि बराक ओबामा को वहां का राष्ट्रपति बना दिया। हम क्या है? हम आज भी उसी जाति व्यवस्था में पड़े हुए हैं और ये जाति व्यवस्था नहीं जाने वाली है साथियों।
आपका खून बदल सकता है, आपका लिंग बदल सकता है, आप अपना शहर, देश, नेशनैलिटी सब कुछ बदल सकते हो, पर आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हो। ये सच्चाई है। पर जिस दिन एक मुट्ठी भर लोग जाति खत्म करने की बात ठान लेंगे, जातिगत जनगणना करवाने की बात पे अडिग हो जाएंगे, उनकी भी गिनती करो, हमारी भी गिनती करो। वो कास्ट सिस्टम मानना बंद कर दे, हम भी कास्ट सिस्टम मानना बंद कर देंगे। हम तो मान ही नहीं रहे कास्ट सिस्टम, हम तो एक तरफ पड़े हुए। साथियों, मैं यहाँ पर आई हूं तो मुझे मेरे खून ने बुलाया है। मेरी रगों में जो खून दौड़ता है वो ऐसा खून दौड़ता है जो आज याद भी आप लोग कर रहे हैं, और लगातार जब ये चीजें चलती हैं तो मैं भी अपने पिताजी को बहुत याद करती हूँ। वो आज होते तो निश्चित तौर पर, चाहे बीमार अवस्था में भी होते, लेकिन आपके लिए आवाज जरूर उठाते। लेकिन आज वो नहीं है तो उनकी कमी तो खल रही है, लेकिन हम सब लोग, खाली मैं ही नहीं, हम सब उनके वंश हैं, और हम सब ये प्रयास करते हैं कि उनके विचारों को हम आगे लेकर चले और ये लड़ाई हम अच्छे से लड़े, क्योंकि उनका स्टूडेंट से खासकर जो छात्र रहे हैं उनसे खास लगाव रहा है, क्योंकि वो खुद छात्र राजनीति से संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुंचे थे। मेरे हिसाब से संसद में उनको 50 साल से ज्यादा ही हो गए थे, और बतौर सांसद ही वो रहे। उन्होंने कभी इधर उधर दाएं बाएं देखने का काम नहीं किया। तो ऐसी परिस्थितियों में आज जब यहाँ पर यूजीसी का कानून लागू होता है, उसके अंदर ओबीसी को जगह मिलती है, एससी एसटी को जगह मिलती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जगह के लिए हमें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। हम बहुजन हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, संघर्ष उनको करना चाहिए, हमें संघर्ष की जरूरत नहीं है। अब आवाज पहुंच रही होगी, माइक चालू हो गया। यहां पर मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बहुत सारी बात रखने का काम किया, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैं बहुत लंबी बात नहीं रखूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को यह जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि जो हजारों साल की गुलामी, 3000 साल का जो आरक्षण कुछ मुट्ठी भर लोगों ने खाया, उनको तकलीफ है हमारे 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के, और जो उसमें से कुछ लगभग 20 या 30 साल जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस आरक्षण से ओबीसी के लिए, और जो 75 इयर्स की हमारी जो संघर्ष, जो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने देन दी संविधान की, अगर उससे दिक्कत हो रही है तो हम सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि अब हमारे बीच में कबीर नहीं आएंगे, हमारे बीच में गुरु नानक नहीं आएंगे, हमारे बीच में ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर नहीं आएंगे, और कोई दूसरा शरद यादव भी पैदा नहीं होगा। ये हम लोगों को ही अपने अंदर ये उम्मीद और ये एक लड़ाई और संघर्ष करने की जो होती है तड़प, वो पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम लोग एक राह पकड़ सकते हैं और अपने लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए साथियों, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज मेरे दादा ससुर राव महावीर सिंह, जो हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे, उनकी पुण्यतिथि भी थी, तो मैं अपना कार्यक्रम छोड़कर यहाँ पर, मुझे मयंक ने बुलाया और मेरे दिल के करीब था ये विषय, तो मैं यहाँ पर आई। आप सब लोगों ने मुझे सुनने का काम किया, बुलाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।